हेलो गाइस, वेलकम टू द माइनिंग यार्न। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज है एमएमआर का पहला लेक्चर, एमएमआर 1961। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में आपका बोलता है कि रेगुलेशन नंबर 1 दिया है, प्रिलिमिनरी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 क्या है? प्रिलिमिनरी बेसिक्स। These are the basic chapters. Basic regulations are being provided over here in this chapter. Okay, it contains two regulations, that is the regulation number 1 and 2. यहाँ पे दो regulations मिलेंगे, 1 नंबर और 2 नंबर का regulation यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। जो पहला रेगुलेशन है वो शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और एप्लीकेशन के बारे में बताता है कि आपका एमएमआर के नाम से इसे जाना जाता है, शॉर्ट टाइटल। दूसरा चीज आपका एक्सटेंट, मतलब कहां तक यह लागू होगा। तो एमएमआर आपका पूरे इंडिया में लागू होता है, ठीक है। इसके साथ ही और किस माइंस में लागू होगा, तो कोयले के और ऑयल के जितनी भी माइंस हैं इनके अलावा हर जगह आपका एमएमआर लागू होता है। बेसिकली जितने भी मेटल माइंस हैं या जितनी भी प्लेसर माइनिंग चलती है, स्टोन माइनिंग या फिर आपका डायमेंशनल स्टोन माइनिंग, किसी की भी मैं बात कर लूं, ठीक है, किसी की भी मैं बात कर लूं, चाहे मैं बात करूं प्रीशियस स्टोन्स की, चाहे मैं बात करूं डायमंड की, चाहे मैं बात करूं लाइमस्टोन की, चाहे मैं बात करूं ग्रेनाइट की, बोले तो डायमेंशनल स्टोन्स की। ठीक है, सभी में एमएमआर आपका लागू होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। ओके, मैं अपडेट कर दूंगा आज, ठीक है। आपका हर जगह एमएमआर लागू होता है। इसमें और भी आ जाते हैं, कॉपर आ जाता है, जिंक आ जाता है, ठीक है, जो कि हिंदुस्तान एचसीएल और एचजेडएल के द्वारा मेंटेन किया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट आता है कि मेटल माइंस रेगुलेशन लागू कब से हुआ, तो यह लागू हुआ है 14 मार्च 1961 से, ठीक है। इसका मेन मकसद था इस रेगुलेशन को लाने का कि आपका हेल्थ और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को, मेटल माइनिंग ऑपरेशंस जितने भी होते हैं इंडिया में उसमें हेल्थ और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने का मेन मकसद इसका था, ठीक है। इफ यू नीड मोर डिटेल्स अबाउट दिस इट्स प्रोविजन इट्स और इम्पैक्ट फील और फ्री टू आस्क है। ये क्या हो गया, ये चैट जीपीटी कुछ भी लिख देता है। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेगुलेशन नंबर 2, डेफिनेशंस के बारे में बोला है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें हर एक चीज का डेफिनेशन दिया हुआ है। जैसे एक्ट का मतलब माइंस एक्ट 1952 होता है। अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप एंड अप्रूव्ड टॉर्च क्या होते हैं? अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप और अप्रूव्ड टॉर्च की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली ये ऐसे चीजें होती हैं जिसमें कि आपका बोलता है कि एक सेफ्टी लैंप या फिर जो इलेक्ट्रिक टॉर्च होता है अप्रूव्ड टाइप का, वो एक ऐसे मैन्युफैक्चरर के, ऐसे फर्म के मैन्युफैक्चरर के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, जिसे जैसा कि चीफ इंस्पेक्टर ने स्पेसिफाई किया है, ठीक है। मतलब कि चीफ इंस्पेक्टर क्या करता है, डीजीएमएस क्या करता है, वो अपने एक स्टैंडर्ड्स देता है कि भाई साहब अगर सेफ्टी लैंप बनाओगे तो ये चीज होनी चाहिए, ग्लास की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, पिलर्स का साइज इतना होना चाहिए, डायमेंशंस उसके इतने होने चाहिए, इतने गेज होने चाहिए, इतने मेश का गेज होना चाहिए, बोनट ऐसा होना चाहिए, उसका फ्यूल वेसल ऐसा होना चाहिए, सारी डिटेल्स वो एक बार में बता के रख दिया डीजीएमएस ने, चीफ इंस्पेक्टर ने। अब उसके बेसिस पर आपका मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो आपका सेफ्टी लैंप बना देता है।
सिमिलरली इस टॉर्च के केस में भी, इलेक्ट्रिक टॉर्च के केस में भी, उसमें भी डीजीएमएस ने पूरे हर एक स्पेसिफिकेशंस दे दिए। अब मैन्युफैक्चरर उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करता है और वही आपका अप्रूव्ड कहलाता है। तो ये होते हैं अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप और अप्रूव्ड टॉर्च होता है, ठीक है। डीजीएमएस क्या करते हैं, समय समय पे गजेट नोटिफिकेशन निकालते हैं और उसमें वो स्पेसिफिकेशंस स्पेसिफाई कर देते हैं। वहीं पर बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर की। असिस्टेंट मैनेजर बेसिकली मैनेजर का सर्टिफिकेट जिसके पास होता है, ठीक है, मैनेजर का सर्टिफिकेट जिसके पास होगा एंड उसके साथ ही उसका अपॉइंटमेंट राइटिंग में किया जाएगा ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा, ताकि उसका मेन काम क्या है ये पूछेगा क्वेश्चन में, ठीक है। आपको बोल देगा कि व्हाट आर द responsibilities of an assistant manager। असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, इस टाइप से दे देगा। अब उसमें बोलेगा टू असिस्ट द मैनेजर, पहला काम हो गया टू असिस्ट द मैनेजर। दूसरा काम बोल देगा टू कंट्रोल द ड्यूटीज, टू कंट्रोल मैनेजमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ द माइन, टू कंट्रोल द माइन, टू मैनेज द माइन, टू डायरेक्ट द माइन वर्किंग्स और ऑपरेशंस ऑफ माइनिंग इन अ माइन, ठीक है। या उसके माइंस के किसी भी पार्ट में कुछ भी करता है, चाहे वो क्या करे, कंट्रोल करे पूरा का पूरा, या मैनेजमेंट करे, या उसको डायरेक्शन दे, मतलब कि दिशा निर्देश जारी करे, तो उसको क्या बोलते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बोलते हैं। और मैनेजर के जस्ट नीचे की रैंक जो है किसको दी जाती है, असिस्टेंट मैनेजर को दी जाती है। ऑक्सिलरी फैन की अगर हम बात करें, देखिए माइंस में दो प्रकार के फैन यूज होते हैं। एक तो होता है आपका बूस्टर फैन, एक होता है आपका ऑक्सिलरी फैन। चूंकि आपका ये क्या बोलते हैं एमएमआर बहुत पुराना है, उस जमाने में ऑक्सिलरी फैन का ही बस इस्तेमाल होता था। क्योंकि देखिए जब माइंस बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है तो उस केस में फेस तक हवा पहुंचा पाना कठिन होता है। तो उस जमाने में फेस तक हवा पहुंचाने के लिए अलग से हम एक छोटा सा पंखा लगाते थे जिसे बोला गया ऑक्सिलरी फैन। ये आपका फोर्सिंग भी हो सकता है, एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है, ठीक है, दोनों प्रकार का हो सकता है। तो आपका ये ऑक्सिलरी फैन जो है, ठीक है, ये ऑक्सिलरी फैन जो, इसका मेन काम क्या था कि बिलो ग्राउंड माइंस में एक या उससे अधिक फेसेस या जो ब्लाइंड एंड्स हैं जहां पे हवा का पहुंच पाना कठिन हो जाता है, उन जगहों तक हवा पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ब्लाइंड एंड फेसेस कैसे होते हैं, जैसे कि जस्ट सपोज दैट ये मेरा एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब इस डिस्ट्रिक्ट में यहां पे ढेर सारे पिलर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब यहां पे ये इनटेक है और ये यहां से रिटर्न है, ठीक है, दो चीज है यहां पे, इनटेक एंड रिटर्न। तो देखिए इस फेस में हवा पहुंचेगी, इस फेस में हवा पहुंचेगी, इस फेस में हवा पहुंचेगी, क्योंकि हवा ऐसे जाके ऐसे निकल जाएगी, लेकिन यहां पे हवा नहीं पहुंचेगी। दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड एंड, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड एंड। इससे भी गंदा ब्लाइंड एंड क्या हो सकता है कि मान लो यहां पे आपका ज्वाइनिंग फेसेस है, ये फेस हो गया, यहां पे और भी ज्यादा दिक्कत है क्या भाई, हवा नहीं पहुंचेगी। तो ऐसे ब्लाइंड एंड्स में हवा पहुंचाने के लिए ऑक्सिलरी फैन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन बूस्टर फैन का कहीं ना कहीं इस्तेमाल उस जमाने में नहीं किया जाता था, इसीलिए उसको इंक्लूड भी नहीं किया गया एमएमआर में। बाद में सीएमआर अपडेट हुआ तो सीएमआर में इंक्लूड कर दिया, है ना, बट बूस्टर फैन एमएमआर में नहीं। बूस्टर फैन का काम क्या होता है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए है तो अब जानकारी में आ ही तो गया है ना, समाज में इसकी भी अपनी एक इज्जत बन ही गई है।
इसका काम होता है टू वेंटिलेट अ डिस्ट्रिक्ट और अ पार्ट ऑफ माइंड, किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को या माइंस के किसी हिस्से को पूरी तरह से वेंटिलेट करने का काम ये करता है। अकेले दम पे ये कर सकता है भाई साहब। ढेर सारे ऑक्सिलरी फैन लगाने पड़ रहे हैं, बड़ी दिक्कत जा रही है। देखो दिक्कत कहां आती है, ऑक्सिलरी आप बोलोगे सर ऑक्सिलरी फैन लगाते हैं ना भाई, बूस्टर फैन लगाओगे तो बूस्टर फैन की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो पूरा का पूरा वेंटिलेशन ही बदल देगा आपकी माइंस का। इतना पावरफुल फैन होता है ये कि ये क्या करेगा ना कि आपने अगर कहीं पर किसी डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करने को लगा दिया है तो ये पूरी हवा खींच लेगा, तो जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी तक हवा जा रही थी वहां हवा ना जाके जहां पे बूस्टर फैन भेजना चाहता है वहां पे जाने लगा। तो इसके लिए हमें अरेंजमेंट वैसे करने पड़ते हैं, व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, वेंटिलेशन सिस्टम वैसा मेंटेन करना पड़ता है कि मैं बूस्टर फैन को इंस्टॉल कर सकूं। ठीक है भाई, तामझाम तो है, पूरा का पूरा वेंटिलेशन सिस्टम चेंज करना अपने आप में एक बड़ी बात है फॉर अ पर्टिकुलर फैन, इसलिए ऑक्सिलरी फैन का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन ऑक्सिलरी फैन में भी दिक्कत क्या आती है कि भाई अगर आपको हर फेस में, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में बार बार बहुत सारे फैंस लगाने पड़ रहे हैं तो हर ऑक्सिलरी फैन का मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, है ना, बंद चालू सब कुछ देखना पड़ेगा। तो ऐसा छोटा छोटा अपन टेंशन पालने से अच्छा है एक बड़ा टेंशन पालो, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, छोटे छोटे टेंशन लेने से क्या ही दिक्कत, ज्यादा दिक्कत हो जाती कभी कभार, तो बड़ा टेंशन लो ज्यादा अच्छा है ना। तो वो मेंटेन करना बूस्टर फैन को अकेले थोड़ा इजी पड़ जाता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिलरी फैन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बैंक्समैन। बैंक्समैन कहां बैठता है, ये शाफ्ट के टॉप पे बैठता है, कोई कितना भी बोल ले मेरे से, है ना, मैं सीधे बस इतना बोलूंगा कि भाई मटेरियल को लोअर और रेज करने के लिए बैंक्समैन होता है। ठीक है, टूल्स और मटेरियल्स को तो और सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए भी बैंक्समैन होता है, टॉप पे बैठता है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। ऑनसेटर कोल माइंस में होता है जो कि नीचे बैठता है। नेक्स्ट आता है ब्लास्टर। ठीक है, ब्लास्टर का क्या काम होता है, ब्लास्टर का काम होता है यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मैनेजर का भी सर्टिफिकेट हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर इसके पास कौन कौन सा सर्टिफिकेट होल्डर वाला ब्लास्टर बन सकता है। तो जो मैनेजर सर्टिफिकेट होल्डर है, चाहे वो आपका फर्स्ट क्लास हो या फिर सेकेंड क्लास हो, वो भी आपका ब्लास्टर बन सकता है। प्लस फोरमैन का सर्टिफिकेट होल्डर वाला भी बन जाएगा, माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होल्डर वाला भी बन जाएगा, जो ब्लास्टर का सर्टिफिकेट है वो भी ब्लास्टर बन सकता है। अपॉइंटमेंट कर लेगा मैनेजर, बोलेगा कि चलो राइटिंग में हम देते हैं, नॉट ओनर एंड एजेंट, याद रखिएगा ओनर और एजेंट के द्वारा नहीं किया जाता। किसके द्वारा किया जाता है ये आपका मैनेजर के द्वारा राइटिंग में अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, वो क्या कर सके, ब्लास्टर की ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके। एंड इसमें आप शॉर्ट फायरर को भी इंक्लूड कर सकते हो। ब्लास्टर में शॉर्ट फायरर इंक्लूडेड है, एक शॉर्ट फायरर सर्टिफिकेट होल्डर वाला जो है तो आपका जिसके पास शॉर्ट फायरिंग का काम जिसको अच्छे से आता है वो ब्लास्टर का काम कर सकता है। शॉर्ट फायरर जो है कहीं पर भी कोल माइंस में वो ब्लास्टर का काम करेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है कमिटी। कमिटी कमिटी किसके द्वारा बनाई जाती है, माइंस एक्ट 1952 के 1952 के सेक्शन नंबर 13 के अनुसार कमिटी का गठन किया जाता है।
और माइंस एक्ट में आप पढ़ेंगे। कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जिसने 20 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, जिसको मैनेजर के द्वारा राइटिंग में अपॉइंट किया जाता है ताकि वो काम कर सके, सुपरवाइजन का काम कर सके और कोई काम पर्टिकुलर काम कर सके। ध्यान से सुनना, या तो वो कॉम्पिटेंट पर्सन कौन है, या तो वो सुपरवाइज करेगा, या कि वो एक पर्टिकुलर वर्क करेगा, वो आपका क्या कहलाता है? कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाता है। ठीक है, अब ये पर्टिकुलर वर्क किससे रिलेटेड हो सकता है? ये वर्क किससे रिलेटेड हो सकता है? किसी मशीनरी से, किसी मशीनरी से रिलेटेड वर्क हो सकता है, किसी प्लांट से रिलेटेड वर्क हो सकता है, ठीक है, या फिर किसी इक्विपमेंट में काम कर सकता है। ठीक है, या कि फिर क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा इनके ऑपरेशंस को, इनके ऑपरेशंस को सुपरवाइज करेगा, यही काम कर सकता है। तो इतने काम होते हैं किसके? अच्छा 12 है। ओह हाँ यार, सॉरी, 12 है, सॉरी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कमिटी का सेक्शन 12 है, माइंडसेट का 1952 का। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ, ये कॉम्पिटेंट पर्सन का ना दिमाग में क्लियर पिक्चर आपका बनना चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या काम ये करता है, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया? कौन होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट? तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है, या फिर डेप्यूटी कमिश्नर जो होता है, ठीक है, डेप्यूटी कमिश्नर जो होता है, वो गलत लिख दिया है। ठीक है, इसमें हाँ वही है कि इसमें मैं देख के कर लिया था बट गलत है। 12 है, ठीक है, सेक्शन 12 है, उसको सही कर लीजिएगा। वो गलत लिखा है, मेरे पास भी जो बुक है ना उसमें 13 था तो मैं जल्दी से उसमें से देख के कर दिया। ये वही है कि 12 है। ठीक है, ठीक है। देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो माइंस के रेस्पेक्ट में, या तो किसी को, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल रहे हो, डेप्यूटी कमिश्नर जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट ले सकता है। डेप्यूटी कमिश्नर किसकी पोस्ट ले सकता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। ठीक है, हाँ, लेकिन है क्या है भाई ये? है ना, सवाल तो ये उठता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है क्या? इसका मेन पावर्स जो दी जाती हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे आता है माइंस के रेस्पेक्ट में, उसके पास अच्छी खासी पावर्स होती है। वो जो पावर्स हैं वो ये है कि वो अपना माइंस के अंदर, ठीक है, उसका जो भी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट है, जो भी उसको जिला दिया गया है, और उस जिले के अंदर जो भी माइंस है, उस जिले के अंदर
जो भी माइंस है, तो उसके अंदर, उस माइंस के ऊपर उसके पास इतनी पावर्स है कि वहां पर वह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी जाती है उसको। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी जाती है। एग्जीक्यूटिव्स की पावर्स होती है, वो माइंड्स में कुछ भी करवा सकता है अपने हिसाब से फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर, पहला चीज। दूसरा चीज ये कि मान लीजिए कोई एक ऐसी माइंस है जो कि दो अलग अलग स्टेट्स में फंस रही है। ठीक है, कोई एक माइंस है जो कि दो अलग अलग स्टेट में फंस रही है, दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में फंस रही है। तो उस केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किसको कहा जाएगा? उस केस में क्या होता है, उस पर्टिकुलर माइंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपना फाइनल डिसीजन देती है कि भाई साहब ये इसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा। आ रही बात समझ में? डीएम बोले तो कलेक्टर। ठीक है, तो कलेक्टर जो है, जो डीएम होता है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि इस पर्टिकुलर माइंस का ये होगा। ठीक है, ये नहीं हो सकता है, ये कभी भी नहीं हो सकता है कि एक माइंस के लिए दो अलग अलग डीएम हो। ठीक है, उसमें सिंगल डीएम ही होगा, सिंगल डीएम ही होता है। ठीक है, अब वो किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट का हो सकता है। एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव की डेफिनेशन किसके हिसाब से दी गई है? एक्सप्लोसिव एक्ट 1884। ठीक है, एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 के अनुसार इसकी डेफिनेशन दी गई है। जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी टेल यू द डेफिनेशंस ऑफ द एक्सप्लोसिव्स। ओके, एक्सप्लोसिव। तो एक्सप्लोसिव्स एक्ट 1884 के अनुसार एक्सप्लोसिव की डेफिनेशन दी गई है। सभी के पास लेजिस्लेशन की बुक है, उस बुक में, ये जो मेरी बुक है, इस बुक में मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है आप देख सकते हैं, पेज नंबर 4 उसमें दिया हुआ है, पॉइंट नंबर ये अपना ग्राहम्स इंडेक्स के नीचे दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि आपका बोलता है एक्सप्लोसिव मतलब कोई भी गन पाउडर, कोई भी गन पाउडर या कोई भी नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, या फिर नाइट्रोग्लाइकोल, गन कॉटन, डाई नाइट्रोटालुइन, ट्राई नाइट्रोटालुइन, पिक्रिक एसिड, डाई नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोरेसोरसिनॉल, जिसे स्टिफनिक एक्ट भी कहा जाता है, एंड साइक्लोट्राइमिथाइल ट्राइनाइट्रामाइन, पेंटारेथ्रोल टेट्रानाइट्रेट, टेट्री 1 नाइट्रो, इस टाइप से बहुत सारे दिए हुए हैं। बेसिकली वेदर सॉलिड और लिक्विड और गैसियस, ये कैसा भी हो सकता है, एक्सप्लोसिव कैसा भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैसियस भी हो सकता है। यूज्ड और मैन्युफैक्चर्ड विद अ व्यू टू प्रोड्यूस अ प्रैक्टिकल इफेक्ट बाय एक्सप्लोजन और पायरोटेक्निक इफेक्ट एंड इंक्लूड्स फॉग सिग्नल्स। इसमें क्या क्या होता है, फॉग सिग्नल्स दिए जाते हैं, फायरवर्क्स होते हैं, फ्यूजेस होते हैं, रॉकेट्स जो होते हैं, जो परकशन कैप्स होते हैं, डिटोनेटर्स, कार्ट्रिजेस, एम्यूनिशन ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शंस एंड एवरी एडेप्टेशन और प्रिपरेशन ऑफ एन एक्सप्लोसिव। ठीक है,
अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक्सप्लोसिव कुछ भी हो सकता है, जो कि सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जितने भी एक्सप्लोसिव्स होते हैं जिनका इफेक्ट ये होता है कि वो एक एक्सप्लोजन का इफेक्ट देते हैं, उसे एक्सप्लोसिव कहा जाएगा। सीधी सी बात बोल दी, चाहे कुछ भी हो, जितने भी लिस्ट दिए उनमें से कुछ भी हो। नेक्स्ट आता है फेस। फेस का मतलब क्या है? किसी भी काम करने वाली जगह पर जो कि जगह लगातार शिफ्ट होती है, कोई भी काम करने वाली जगह जो कि लगातार शिफ्ट होती है, ठीक है, और द इन बाय एंड ऑफ एनी ड्राइव, ठीक है, कोई आप फेस चला रहे हो, ड्राइव चला रहे हो, ड्रिफ्ट चला रहे हो, उसका जो जहां पर घुसते हैं, ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहां पे वो चलता है उसको बोलते हैं फेस, ठीक है। कोई भी लेवल हो, क्रॉस कट हो, रेज हो, विंज हो, उन सभी में आपको फेस देखने को मिल सकता है। जहां पे मेन काम कर रहे हो, जो मूव है, द मूविंग फ्रंट बोलते हैं फेस को जनरली। फेस को जनरली मूविंग फ्रंट कहा जाता है किसी भी हिस्से का, किसी भी ड्रिफ्ट का, किसी भी क्रॉस कट का, किसी भी लेवल का, किसी भी रेज का, किसी भी विंज का। रेज और विंज क्या होते हैं? रेज और विंज क्या होते हैं? अब जस्ट सपोज दैट ये मेरे दो लेवल्स हैं, ठीक है। तो जब मैं दोनों लेवल्स को ज्वाइन करने के लिए ऊपर से नीचे आऊं तो उसको कहा जाता है विंज, और जब नीचे से ऊपर जाऊं तो उसको कहा जाएगा रेज, है ना। तो एक प्रकार का ये क्या है, ये इट मींस बेसिकली रेज और विंज लास्ट में दिया हुआ है, चलो। It means a small shaft either vertical or inclined in the workings below ground. Below ground working में कोई भी अगर आप एक शाफ्ट बनाते हो, अब वो आपका वर्टिकल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको विंज या फिर रेज कहते हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, गैस क्या होता है? गैस मतलब कोई भी धुआं उड़ना, कोई भी धुएं का उड़ना गैस कहलाता है, ठीक है। कोई भी भाप बन के कोई चीज उड़ रही है, वो गैस कहला गई। लैंडिंग क्या होगा? कहलाता है कोई भी फ्लोर या प्लेटफॉर्म, कोई भी फ्लोर या प्लेटफॉर्म क्या कहलाता है? लैंडिंग कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, दिस इज योर शाफ्ट, यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 3, ठीक है। आपका केज आएगा, यहाँ रुकेगा, लोग बाग उतरेंगे, यहाँ रुकेगा, लोग बाग उतरेंगे, यहाँ रुकेगा, लोग बाग उतरेंगे, है ना। तो ये जो लैंडिंग्स बने हुए हैं इनको क्या कहा जाता है? लैंडिंग कहा जाता है, जो प्लेटफॉर्म्स आपके बने हुए हैं। अब किसी शाफ्ट में ये हो सकता है, किसी विंज में हो सकता है, नॉट इन रेज, ठीक है। याद रखिएगा, किसी शाफ्ट या फिर विंज में हो सकता है लेकिन रेज में नहीं होगा, ठीक है। शाफ्ट और विंज में होगा बट रेज में इसको नहीं रखा जाता है। विच इज एन ऑथराइज्ड स्टॉपिंग प्लेस, ठीक है। कोई भी ऑथराइज्ड स्टॉपिंग प्लेस जहां पर रुकने की व्यवस्था की गई है, जैसे कि प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, ठीक है, ऑफ द केज एंड अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस एंड इंक्लूड्स अ प्लैट। जहां पर प्लैट होता है मतलब अलग से ये जो हिस्सा निकला हुआ है ना, इसकी बात करना है। तो जहां पर प्लैट होता है, प्लेटफॉर्म बेसिकली, जो कि आपके केज को अकोमोडेट करता है, केज के आके रुकने का वेट करता है, जहां पर वर्कर उतरते हैं, उसको बोलते हैं लैंडिंग, लैंडिंग,
ठीक है, ये सब लैंडिंग है। लेकिन अगर शाफ्ट के बीच में कोई अगर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, शाफ्ट के बीच में अगर कोई लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, उसको बोलते हैं इनसेट। क्या बोलते हैं? इनसेट। नहीं दिया हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसीलिए बोलता हूं, देखिए सीएमआर और एमएमआर में मैं मानता हूं बहुत से डिफरेंसेस हैं, लेकिन इतने भी डिफरेंसेस नहीं है कि आप पढ़ ना सको। ये इसमें हर एक चीज आपको मिल जाएगी। जहां कोल वाला है छोड़ दीजिए, जैसे कि अब बोल दिया इंक्यूबेशन पीरियड कोल में आता है, ठीक है, तो उसको छोड़ दो। ग्राहम्स रेशियो कोल में आता है, छोड़ दो, जरूरी थोड़ी है कि उसको पढ़ो, है ना। तो डिग्री ऑफ गैसीनेस कोल में आता है, छोड़ दो। लेकिन उसके अलावा बाकी चीजें तो भाई जरूरी है ना, तो वो तो सेम है, तो वो चीज आप पढ़ सकते हैं सीएमआर की इस बुक से, ठीक है। तो जैसे अब इनसेट भाई नहीं दिया है एमएमआर में, लेकिन सीएमआर में तो दिया है, तो वो नई चीजें उसने तो इंक्लूड करके रखी हुई है ना, जब एमएमआर अपडेट होगा तो वो भी इंक्लूड करेगा। 2019 में बन चुका था, ड्राफ्ट बन चुका है, पार्लियामेंट में पड़ा हुआ है, जिस दिन साइन होके आ जाए, है ना, फिर एमएमआर की क्लास कंडक्ट करानी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है मशीनरी। मशीनरी कोई भी लोकोमोटिव या फिर कोई भी स्टेशनरी या पोर्टेबल इंजन। देखिए मशीनरी क्या है? एक इंजन है। अब वो इंजन कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है भाई लोकोमोटिव हो, है ना, छुक 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 ट्रेनें चल रही है, लोकोमोटिव। या हो सकता है कोई रुका हुआ इंजन है, जैसे पंप रुका हुआ है लेकिन चल रहा है। या फिर पोर्टेबल इंजन हो सकता है, मतलब ऐसा इंजन जिसको मैं यहां से वहां तक अपनी जरूरत के हिसाब से मूव कर सकूं, है ना। एलएचडी लोकोमोटिव हो गया एक, जो चल रहा है धड़ धड़ आके। एसडीएल लोकोमोटिव हो गया, है ना। या फिर जो एयर कंप्रेसर होता है उसको भी अपन मशीनरी की कैटेगरी में डालते हैं। बॉयलर हो गया, स्टीम अपरेटस हो गए, ठीक है, जिनका इस्तेमाल कटिंग, ड्रिलिंग, लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल किया जाता है, सब के सब मशीन में आते हैं, है ना। ड्रिलिंग का काम कर रहा है वो मशीन, ड्रिल मशीन भी मशीन, है ना, मशीनरी है एक प्रकार की। उसके बाद लोडिंग का काम कर रहा है जो बोले तो कौन, आपका एक्सकवेटर, वो भी मशीनरी। ड्रैग लाइन ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है, वो भी आपका मशीनरी में आ जाता है, तो सब मशीनरी में आ जाएगा, है ना। रेगुलेशन आपका क्या बोलता है? एग्जैक्ट वर्ड्स, एनी लोकोमोटिव और एनी स्टेशनरी और पोर्टेबल इंजन, एयर कंप्रेसर, बॉयलर विच इज और any such apparatus, appliance or combination of appliances intended for developing, storing। देखिए अब अप्लायंसेस या अप्लायंसेस का एक कॉम्बिनेशन, अप्लायंसेस इन द सेंस जैसे प्रेस हो गया, वो एक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है। वॉशिंग मशीन हो गया, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है। इसका सबका अपना अपना एक काम होता है। पावर बैंक हो गया, एसेसरी अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है। पावर बैंक का काम क्या है? पावर बैंक का काम है एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखना और फिर बाद में मोबाइल को चार्ज कर देना, ठीक है। तो उसी प्रकार से जितनी भी ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, अप्लायंसेस होते हैं, छोटे छोटे अप्लायंसेस, जो कि क्या करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपका एनर्जी को हो सकता है डेवलप कर रहा हो सकता है स्टोर कर रहा हो सकता है ट्रांसमिट कर रहा हो, ट्रांसफॉर्मर, हो सकता है उसे कन्वर्ट कर रहा हो किसी दूसरे एनर्जी के फॉर्म में, है ना, हो सकता है एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा हो। कोई भी ऐसा इंजन, है ना, कोई भी ऐसी मशीन, अप्लायंस, वो सब मशीनरी की कैटेगरी में आता है। कोई भी ऑपरेटर्स या फिर अप्लायंसेस का कोई भी कॉम्बिनेशन, इफ एनी, पावर डेवलप्ड, स्टोर, पावर को जो डेवलप करता है, जो स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है, कन्वर्ट करता है, यूटिलाइज करता है, ठीक है, और जिसका इस्तेमाल, और इनमें से जितने भी अभी तक मैंने गिनाए, इनमें से सभी का इस्तेमाल अगर आप कहां कर रहे हो? माइनिंग ऑपरेशन में, माइनिंग ऑपरेशंस में,
तो क्या बोलोगे उनको? उनको बोलोगे मशीनरी। ठीक है, मशीनरी कहा जाएगा। क्लियर? मैनेजर कौन है? मैनेजर, मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति जिसको ओनर और एजेंट ने अपॉइंट किया। किस रूप में अपॉइंट किया? माइंस के इंचार्ज के रूप में। उसकी जो क्वालिफिकेशंस है और अपॉइंटमेंट की बेसिस पे ही हैज जो क्वालिफिकेशंस है और जो उसकी अपॉइंटमेंट जो किया गया है, किसके अनुसार किया गया है? रेगुलेशन नंबर 34 के अनुसार ये सारी चीजें उसकी की गई हैं। मटेरियल, कोई भी पत्थर, कोई भी स्टोन, डेब्रिस या फिर कोई भी अदर मटेरियल, मटेरियल कहलाता है। मेटल माइंस, कोल और ऑयल माइंस के अलावा जितनी माइंस है सब की सब मेटल माइंस कहलाती हैं। इसके बाद आता है माइन फोरमैन। माइन फोरमैन इट मीन्स अ पर्सन possessing of managers किसी भी व्यक्ति के पास अगर मैनेजर का, फोरमैन का सर्टिफिकेट है, ठीक है, ना माइनिंग मेट का, नहीं, फोरमैन का सर्टिफिकेट या उससे अपर मैनेजर का सर्टिफिकेट हो, एफएमसी, एसएमसी, कुछ भी, उसको राइटिंग में मैनेजर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है ताकि वो सुपरविजन और कंट्रोल का काम कर सके माइंस में या उसके किसी भी हिस्से में। इट इंक्लूड्स शिफ्ट बॉस। जो शिफ्ट बॉस होता है वो एज अ माइन फोरमैन कहा जा सकता है। ठीक है, किसी भी शिफ्ट का जो इंचार्ज है। ठीक, माइनिंग मेट, मैनेजर, फोरमैन और मेट का सर्टिफिकेट होल्डर भी माइनिंग मेट बन सकता है। मैनेजर राइटिंग में अपॉइंट करता है, माइनिंग मेट की ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए उसको रखा गया। ठीक है, इसमें कौन कौन आता है? ओवरसियर, हेड मिस्त्री, ये लोग माइनिंग मेट की कैटेगरी में आते हैं। जो हेड मिस्त्री बनाया जाता है उसके पास माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होता है तो वो हेड मिस्त्री बन गया, ओवरसियर हो गया। ठीक है, वो सब माइनिंग मेट की कैटेगरी में आते हैं। मिस फायर, जब पूरा का पूरा शॉर्ट होल में एक्सप्लोसिव वैसा का वैसा रह जाए, एक्सप्लोसिव फूटे ही ना, एक भी ना फूटे किसी होल में, थोड़ा सा भी जला भी ना हो, उसको बोलते हैं मिस फायर। मंथ, किसी भी कैलेंडर में जो मंथ महीना लिखा हुआ है वो मंथ हो गया। ऑफिशियल, पर्सन अपॉइंटेड इन राइटिंग बाय द ओनर, जिसको ओनर, एजेंट और मैनेजर के द्वारा क्या किया जा रहा है? अपॉइंट किया जा रहा है ताकि वो माइंस या उसके किसी भी हिस्से में सुपरविजन का काम कर सके। अब ऑफिशियल में कौन कौन आता है? असिस्टेंट मैनेजर आता है, अंडरग्राउंड मैनेजर आता है, माइन फोरमैन, माइनिंग मेट, इंजीनियर एंड सर्वेयर। जो ब्लास्टर है ये किस कैटेगरी में आएगा? एनीवन? ब्लास्टर किस कैटेगरी में आएगा? ऑफिशियल? हेलो, हाँ भैया, हाँ हाँ, अच्छा, हम्म, हम्म, चलो मैं आता हूँ। ऐसे ऐसे काम आ जाते फिर लेट हो जाता है क्लास में, है ना? देखो, ब्लास्टर, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन सुयश। देखो, दोनों में अंतर समझना, दोनों का काम यही है। अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा। ब्लास्टर एक, सबसे पहली बात तो कॉम्पिटेंट पर्सन है। ठीक है,
अब अंतर समझिएगा, एक सब तरफ है कॉम्पिटेंट पर्सन और एक तरफ है ऑफिशियल। कॉम्पिटेंट पर्सन की जो काम है वो लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे? ये आपका कोई भी पर्टिकुलर ऑपरेशन, को या तो सुपरवाइज करेगा, या तो उसको खुद परफॉर्म करेगा, या तो खुद ही परफॉर्म करेगा। ठीक है, या तो सुपरवाइज करेगा, खुद ही परफॉर्म कर लेगा। लेकिन जो ऑफिशियल होता है वो सिर्फ और सिर्फ सुपरविजन करेगा, और वो पर्टिकुलर ऑपरेशन को सुपरवाइज नहीं करता है। वो या तो माइंस का सुपरविजन करेगा या पार्ट माइंस के कोई एक हिस्से का सुपरविजन करेगा। अब इसमें भी डिफरेंस समझिएगा। जैसे मैंने एक सुपरवाइजर रखा माइंस में, ठीक है। अब वो सुपरवाइजर का काम क्या है? जस्ट सपोज दैट माइंस में मेरे क्या काम चल रहा है, सॉइल कटिंग का काम चल रहा है। 2 एक्सकवेटर लगे हुए हैं, सॉइल कट कर रहे हैं, डंपर्स आ रहे हैं, लोड हो रहे हैं, डंप कर रहे हैं। ठीक है, एक सुपरवाइजर मैंने यहां रखा इन दोनों एक्सकवेटर के ऊपर नजर रखने के लिए, एक सुपरवाइजर मैंने डंप में रखा वो डंपिंग कराने के लिए, ताकि एक्सीडेंट ना हो, फॉर द पर्पस ऑफ द सेफ्टी। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ द सेफ्टी। जरूरी नहीं है कि इसके पास मेट का या फिर फोरमैन का या फिर मैनेजर का सर्टिफिकेट हो, नहीं जरूरी है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अंतर समझना। लेकिन इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि एक सुपरवाइजर है, ये एक छोटे से काम को देख रहा है, इसको नहीं मतलब है पूरे माइंस में क्या चल रहा है। लेकिन वहीं पर एक ऑफिशियल जब आएगा, वो क्या करेगा? वो आकर देखेगा कि अच्छा मिट्टी कटिंग का काम चल रहा है, फिर वो दौड़ के जाएगा डंप में, देखेगा अच्छा यहाँ पे ये डंपिंग कर रहा है, ठीक बढ़िया है, दोनों चीज हो रहा है। फिर जाएगा फेस में, देखेगा अच्छा ड्रिलिंग चल रही है, दूसरे फेस में जाके देखा अरे चार्जिंग हो रही है। ये होता है ऑफिशियल का काम। एंड इट्स कंपल्सरी कि उसके पास मैनेजर का सर्टिफिकेट हो, एंड फोरमैन का हो, मेट का हो, इंजीनियर का, या फिर सर्वेयर का सर्टिफिकेट हो। अब सर्वेयर का बात कर लो। सर्वेयर जब जाएगा पूरी माइंस का सर्वे करेगा, है ना, वो सर्वेयर है। उसके अंडर में बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं, भाई वो खुद नहीं करेगा तो वो किसी और बंदे को भेजेगा, बोलेगा भाई तू जाके ये क्या बोलते हैं ऑफसेट लेके आप खड़े हो जाओ आप। ठीक है, इस टाइप से वर्कर्स रख लेगा। उस ऑफसेट को लगाने के लिए एक वर्कर ऐसे लेके खड़ा है। अब ऑफसेट कहाँ रखना है, तो उसने सर्वेयर ने अपने पास एक असिस्टेंट रखा हुआ, सुपरवाइजर। वो सुपरवाइजर बताता है ए यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, खुद नहीं कर रहा है ना, सर्वेयर खुद काम कर रहा है ना वो सुपरवाइजर खुद काम कर रहा है। वर्कर है, करने के लिए वर्कर है, बट उसको डायरेक्शंस देने का काम, उस एक पर्टिकुलर काम के लिए अलग से एक बंदा है, दैट्स कॉल्ड सुपरवाइजर। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? Have you understood the difference between the official and the competent person? वो पर्टिकुलर ऑपरेशन करता है, ये तो खुद करेगा या सुपरवाइज करेगा। सुपरविजन का काम, सिर्फ और सिर्फ सुपरविजन का काम ऑफिशियल करता है। वो पर्टिकुलर ऑपरेशन का भी सुपरविजन नहीं करता, वो पूरी माइंस का ये पूरे हिस्से का सुपरविजन करेगा। क्लियर है? Is that clear to you, all of you? Is it clear?
ऑफिशियल को कॉम्पिटेंट पर्सन माना जाएगा या नहीं? देखो मैंने क्या कहा, एक कॉम्पिटेंट पर्सन के पास मेट फॉरमैन और मैनेजर का सर्टिफिकेट हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कोई माइनिंग मेट वाला है, डेजिग्नेशन ध्यान रखिएगा ना, डेजिग्नेशन क्या दिया गया है, आपके पास भले सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट है, जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं जेपी में पहली बार जॉब करने, पहली जॉब मेरी पहली ज्वाइनिंग है ना जेपी में हुई थी, मेरे पास सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट था। कायदे से मुझे वो उसे ऑफिशियल के रूप में अपॉइंट करना चाहिए था, बट उसने नहीं किया, उसने मुझे वो डेजिग्नेशन ही नहीं दिया। उसने पहला डेजिग्नेशन मुझे दिया सुपरवाइजर का, भले 15 दिन बाद मुझे प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिए, लेकिन स्टार्टिंग मेरी ऐसी ही हुई थी, है ना, कि एक सुपरवाइजर का काम दे दिया, करो चुपचाप, ठीक। जब 15 दिन बाद पता चला कि अरे यार ये तो ज्यादा एफिशिएंट बंदा है, तो फिर पूरे माइंस का सुपरविजन दिया गया मुझे, पूरी माइंस का प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया। तो वहां पर मेरा काम चेंज हो गया, अब मेरे अंडर में सुपरवाइजर थे, 10 सुपरवाइजर मेरे अंडर में काम कर रहे थे, है ना, ब्लास्टिंग के लिए अलग बंदा रखा हुआ है, सब मेरे अंडर में अब काम कर रहे थे। तो वो हो गए मेरे कॉम्पिटेंट पर्सन, और मैं कॉम्पिटेंट पर्सन से बन गया क्या, ऑफिशियल। डेजिग्नेशन है, समझ रहे हो। मैं उस समय मतलब कह सकते हैं कि डेजिग्नेशन नहीं दिया गया ऑफिशियल का। अगर ऑफिशियल का डेजिग्नेशन देगा तो वो आपसे सिर्फ सुपरविजन करवाएगा, किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में काम नहीं करवाएगा। लेकिन अगर वो आपको कॉम्पिटेंट पर्सन का डेजिग्नेशन देगा तो बोलेगा ए जाओ स्टॉपिंग देख के आओ, जाओ ये ब्लास्टिंग का काम देखो, है ना, इस टाइप से काम करवाएगा। वो आपको डेजिग्नेशन नहीं देगा, वहां पर एक जो ऑफिशियल की डेजिग्नेशन होती वो नहीं मिलेगी आपको। तो सवाल जो है कि भाई एक ऑफिशियल क्या कॉम्पिटेंट पर्सन हो सकता है, तो देखिए हाँ हो सकता है ना। लेकिन जब किसी को आप ऑफिशियल बना दिए हो तो आप उसको सुपरविजन का, माइंस का सुपरविजन का ना काम दोगे, आप क्यों एक पर्टिकुलर ऑपरेशन का काम दोगे, ठीक है। तो नहीं किया जाता है, जनरली किया नहीं जाता है, बट कभी कभार किया भी जाता है, एक पर्टिकुलर ऑपरेशन के लिए दिया जाता है, तो वहां पे उसको एक कॉम्पिटेंट पर्सन माना जाता है। तो यस, एन ऑफिशियल कैन बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन, ऑफिशियल को कॉम्पिटेंट पर्सन बोला जा सकता है, क्योंकि ही हैज द एबिलिटी टू सुपरवाइज दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन। परमिटेड एक्सप्लोसिव पे आते हैं, क्लियर है सभी को, ये इसमें ना बहुत डाउट होता है सबको। परमिटेड एक्सप्लोसिव क्या दिया है रेगुलेशन में, रेगुलेशन में बोल दिया परमिटेड एक्सप्लोसिव के बारे में कि चीफ इंस्पेक्टर ने जो स्पेसिफिकेशंस बनाए बताए हैं ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन के द्वारा, उसके अनुसार अगर कोई मैन्युफैक्चरर एक्सप्लोसिव बनाता है, परमिटेड एक्सप्लोसिव के लिए जो चीफ इंस्पेक्टर ने जो स्पेसिफिकेशन दिए हैं उसके अनुसार अगर कोई एक्सप्लोसिव बनाता है कोई मैन्युफैक्चरर, तो उस पर्टिकुलर एक्सप्लोसिव को परमिटेड एक्सप्लोसिव कहा जाएगा। लेकिन है क्या परमिटेड एक्सप्लोसिव, परमिटेड एक्सप्लोसिव की एग्जैक्ट डेफिनेशन है कि एक्सप्लोसिव इनकेपेबल ऑफ इग्नाइटिंग फायर डैम्प और कोल डस्ट एक्सप्लोजन। आपका एक्स्ट्रा एक्सप्लोसिव जो कि मीथेन गैस को इग्नाइट नहीं करता है, मीथेन गैस को इग्नाइट नहीं करता, कोल डस्ट एक्सप्लोजन को इग्नाइट नहीं करता है, उसके अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है। क्षमता इन द सेंस, देखिए
आपका जब एक्सप्लोसिव जलता है तो ये क्या रिलीज करता है? हीट। लार्ज क्वांटिटी में हीट रिलीज करता है, प्रेशर रिलीज करता है। तो जब हीट रिलीज करेगा लार्ज क्वांटिटी में, तो जाहिर सी बात है ये हीट मीथेन गैस को इग्नाइट कर सकती है। लेकिन मैं एक ऐसा एक्सप्लोसिव बना दूं जो मीथेन गैस को इग्नाइट ना कर पाए, जो कि हीट ना दे। ठीक है, मीथेन गैस कैसे इग्नाइट होगा? सिंपल सी बात बताओ मुझे। मीथेन गैस इग्नाइट होने के दो चांसेस हैं, दो केसेस हैं। पहला केस, या तो या तो पर्याप्त हीट दे दो, है ना, पर्याप्त हीट दे दो, या कि फिर दूसरा करो, लेस हीट, कम हीट दो, लेकिन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा लंबे समय तक मैं अगर जला के रखूं। दो केस में मीथेन गैस इग्नाइट होगा, दो केस है ना। देखो, पहला ऐसे समझो, फुलझड़ी जलाएं, है ना, फुलझड़ी जलाए हो, दिवाली आने वाली है, जला के देखना। आप फुलझड़ी ऐसे जलाए, छुर 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 मजा ले रहे हो, बुझने वाली रहती है, तो दूसरी फुलझड़ी लाए, उसी में छुआ दिए, ठीक है, तुरंत जल गई। क्यों? क्योंकि इसको जलने के लिए जितना टेम्परेचर चाहिए था इसके पास था, ऑलरेडी जलती हुई फुलझड़ी के पास उतना टेम्परेचर था, इसलिए तुरंत छुर 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 जलने लगी। दूसरा केस तो पर्याप्त हीट वाला केस था, इसलिए फुलझड़ी तुरंत जली। दूसरा केस, दिए में लगा के बैठे हो, नहीं जल रही, 1 मिनट हुआ, हट से एकदम जल गई फुलझड़ी, है ना, छुर 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 छुर, फिर लेके चलने लगे, दौड़े। तो वहां पे क्या हुआ? हीट कम था, मैंने लंबे समय तक फुलझड़ी को लगा के रखा, धीरे 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 हीट बढ़ गई। जितनी इसको जलने के लिए हीट की जरूरत थी, समय के साथ मिल गया, इसलिए जलना स्टार्ट हुआ। तो हीट कम था, लेकिन समय, ज्यादा समय के लिए हीट मिला। अब ये एक्सप्लोसिव ये दोनों ही काम करता है, एक तो कम समय के लिए हीट देता है, प्लस कम देता है, ज्यादा हीट देता भी नहीं है। क्लियर है? तो परमिटेड एक्सप्लोसिव का फंडा क्लियर हुआ? यस और नो टाइप कर सकते हो। क्लियर हुआ फंडा? ये बेसिक्स है जो कि मैं इतना डेप्थ में बता रहा हूं, ताकि आपको ना फील हो, अंदर से फील होना चाहिए, हाँ परमिटेड एक्सप्लोसिव, ठीक ठीक ठीक। हाँ अब फुलझड़ी के इसके कांटेक्ट में आने से लेकर, ठीक है, कांटेक्ट विथ फ्लेम, कमिंग विथ फ्लेम, ठीक है, विथ फ्लेम, उसके कांटेक्ट में आने से लेकर स्टार्टेड बर्निंग, और फिर उसके बाद जब वो जलना स्टार्ट किया, है ना, मान लो 30 सेकंड लगे,
तो ये जो 30 सेकंड समय है इसको क्या बोलते हैं? एनीवन? एनीवन? भाई साहब वॉल्यूम 3 जितना जरूरी था उतना कंप्लीट है, बाकी का फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वाला पोर्शन है, समझे? और वो सब फिर गेट में आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के गेट में डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आते और इधर उधर पूछे भी नहीं जाते हैं, तो फालतू में परेशान होने का जरूरत नहीं है ना, कि मतलब सब पढ़ना। एक होता है कि एक व्यक्ति है जो सब पढ़ लेता है और एक व्यक्ति है जो स्मार्ट तरीके से पढ़ता है, जितना आ रहा है उतना ही पढ़ो, है ना। गेट में पढ़ के तो बहुत से लोग जाते हैं, लेकिन जो रैंकर्स होते हैं कभी उनका सुनना, वो लोग बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे और उसके बेसिस पे काम कर दिए। वहीं पे देखिए दूसरे कैटेगरीज का भी, सरदार ओवरमैन का भी देखिए, सिर्फ उतना देखा जितना जरूरी है, जितना पूछा गया है आज तक, उसके अलावा स्किप मार देता है। तो पढ़ो उतना जितना जरूरी है, फालतू को पढ़ के क्या जरूरत है। मैं जबकि छुड़वाया हूँ इसीलिए हूँ, और आज तक आया भी नहीं वहां से क्वेश्चन, और आएगा भी नहीं। हाँ ये हो सकता है, क्योंकि उसके 2-3 चैप्टर के जो वीडियोस है ना वो बार बार गायब हो जाते हैं, हर कोर्स में जैसे ही अपडेट करता हूँ गायब हो जाते हैं। वो पॉसिबिलिटी है कि हाँ वीडियोस नहीं है, ठीक है। कम से कम 6-7 चैप्टर करवाए हैं मैंने वहां पे, ठीक है। क्या इसको क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से पहले। हाँ चलो, वेरी गुड विशाल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं लैग ऑन इग्निशन, याद रखिएगा। लैग ऑन इग्निशन। क्वार्टर, अरे वो वाला क्वार्टर नहीं जी, कैलेंडर वाला क्वार्टर। 31 मार्च, 30 जून, हाँ 30 सितंबर, 31 दिसंबर, ठीक है, इतना ही था। 30 जून, कैसे जी? मार्च, अप्रैल, मई, जून, हाँ ठीक है। 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, ठीक है, ठीक है। रेलवे, रेलवे एक्ट 1890 के अनुसार, याद रखिएगा इसको, यहां से क्वेश्चन आता है। रीजनल इंस्पेक्टर मतलब कि किसी भी माइंस में अगर किसी इंस्पेक्टर के पास एक ऐसी पावर्स है, ऐसी ताकत है शक्तिमान वाली, कि वो उसके जो उस पर्टिकुलर माइंस के जियोलॉजिकल एरिया के ऊपर अपना मतलब कानून के हिसाब से काम करवाए, ठीक है, जुरिस्डिक्शन देखे। जुरिस्डिक्शन मतलब जो भी कानून के हिसाब से डिसीजंस लेने वाला काम होता है, ठीक है। एक होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो तो मेंटेन करता है आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन एक होता है कि वर्क डन एज पर रेगुलेशन, काम रेगुलेशन के हिसाब से, कानून के हिसाब से हो, और वहां पर वो कानून के हिसाब से अपना लिखित में ऑर्डर देगा कि अच्छा ठीक है माइंस में ये काम कर लो, अच्छा ठीक है ये काम कर लो, ठीक है कानून में ये लिखा है तो ये काम कर लो, ठीक है कानून में थोड़ा बदलाव के हिसाब से, है ना। इस जिसके पास ये पावर्स होती हैं वो आपका कहलाता है रीजनल इंस्पेक्टर। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम नहीं है। ही कैन बी, नहीं ही कैन नॉट बी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम नहीं, ये इंस्पेक्टर का पावर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो लॉ एंड ऑर्डर देखेगा कि भाई सब कुछ ठीक सही सलामत कानून के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो बस देखता है। वो राइटिंग में ऑर्डर्स नहीं देता है, मतलब कि इस जैसे इस फेस में ये काम कर लो सेफ्टी के लिए, ये इस फेस में ये काम कर लो, यहाँ पे इस बेंच को सुधारो, ये सब नहीं कहेगा। फिर यहाँ पे कंडीशन ऐसी है तो एक काम करो, इस बेंच को कानून में तो ऐसा बोला गया है लेकिन चलो ठीक है थोड़ा बदलाव कर लो और ऐसे कर लो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और रीजनल इंस्पेक्टर में डिफरेंस क्या है? वो फील करिए। नहीं आ रहा अभी बता दो यार, बाद में फिर ना बोलना। रिवर,
कहीं भी पानी बह रहा हो, अब चाहे वो साल के में सिर्फ बारिश के महीने बहे, या पेरिनियल मतलब थ्रू आउट द ईयर, पेरिनियल मतलब पूरे साल, पूरे साल, ठीक है, पूरे साल अगर पानी चलता है, जैसे गंगा यमुना इन सब में पूरे साल, तमोसमोस नदी हो गई, अच्छी नदियां है ना, इनमें पूरे साल पानी बहता रहता है, तो इनको क्या बोलते हैं, हम रिवर कहते हैं। अब रिवर कहां से कहां तक होता है, तो नदियों का जो किनारा है, कहां तक, हाईएस्ट फ्लड लेवल तक, मतलब कि उस नदी में आज तक उस नदी का पानी जितनी ऊंचाई तक गया है, आज तक उस नदी का पानी जितनी ऊंचाई तक गया है, वो वहां तक की दूरी, वहां तक की जगह को अपन क्या बोलते हैं, हाईएस्ट फ्लड लेवल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, लेट मी शो यू, ये यहाँ पे एक नदी है, इस नदी में पानी जनरली इतना रहता है, ठीक है, बारिश के मौसम में बढ़ के यहां से यहां आ जाता है, ठीक है, और आज तक इसकी हिस्ट्री में यहां तक पानी आया है, इससे ज्यादा पानी कभी नहीं आया। तो ये इसका, ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, HFL हो गया। तो अब आप यहां तक की जगह को, यहां तक की जगह को क्या बोलोगे, रिवर, क्या बोलोगे, रिवर, ठीक है, क्या बोलोगे, रिवर, क्लियर। रोडवे मतलब कोई भी रास्ता बनाना बिलो ग्राउंड माइंस में आने जाने के लिए, कोई गैलरी बना देना, ठीक है, ताकि आप माइंस की वर्किंग्स में पहुंच सके, उस रास्ते को भी रिवर कहा जाता है। शेड्यूल, इस रेगुलेशन से जुड़े हुए जितने भी शेड्यूल दिए गए हैं, ठीक है, वो शेड्यूल कहलाते हैं। शेड्यूल्स डायरेक्ट दिए जाते हैं, कुछ सिंबल्स वगैरह होते हैं, कुछ फॉर्म वगैरह दिए दिए जाते हैं, उसको शेड्यूल में डाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है शाफ्ट। शाफ्ट मतलब कोई भी वर्टिकल या फिर इंक्लाइंड रास्ता, ओपनिंग, है ना, जो कि आपका सरफेस से बिलो ग्राउंड तक जाता है, उसको शाफ्ट कहा जाता है, या एक वर्किंग पार्ट से दूसरे वर्किंग पार्ट तक जाता है बिलो ग्राउंड में, ठीक है, उसको हम शाफ्ट बोलते हैं, या इंक्लाइंड भी हो सकता है। सिग्नल मैन कौन होता है, जो कि सिग्नल ट्रांसमिट करता है। मिस फायर वो बता चुका हूँ। सॉकेट आपका, लीजिए ब्लास्टिंग किया, एक्सप्लोटिव एक्सप्लोसिव जल गया, उसके बाद जो होल बच रहा है ना, ब्लास्टिंग के बावजूद होल बच गया, टूटा ही नहीं, मतलब होल नहीं टूटा, होल टूटा नहीं, उसको बोलते हैं सॉकेट, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये होल था मेरा, ठीक है, ब्लास्टिंग किया, इतना उड़ गया, इतना बच गया, इतना होल बच गया, ये सॉकेट है, ठीक है, खाली ब्लास्ट एक्सप्लोसिव नहीं है इसमें, खाली है, बट होल तो रह गया, तो इसको सॉकेट कहा जाता है। कट ऑफ मतलब कि मान लो जो प्राइम चार्ज है वो बल्क एक्सप्लोसिव से सेपरेट हो गया, है ना, ये आपका, यहाँ पे मैंने प्राइमर डाला हुआ है, ठीक है, और इसके ऊपर बल्क एक्सप्लोसिव डाला हुआ है, बल्क एक्सप्लोसिव डाला हुआ। अब ऐसा हुआ कि भाई ये क्रैक जनरेट हुआ और ये सेपरेट हो गया। अब ये जब सेपरेट हो गया, कुछ भी दिक्कत आ गई हो सकता है जिस कारण से ये सेपरेट हो गया, अब ये बल्क एक्सप्लोसिव से सेपरेटेड है, इसको बोलते हैं कट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्लोन आउट शॉट। जब स्टेमिंग मटेरियल और एक्सप्लोसिव एकाएक पूरे होल से बाहर आ जाए, है ना, बिना कोयले को तोड़े हुए, पूरा एक्सप्लोसिव आके पचपचा के नीचे गिर गया, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लोन आउट शॉट विद द स्टेमिंग मटेरियल, ठीक है। पाउडर फैक्टर क्या होता है, आप कितना केजी एक्सप्लोसिव यूज करके कितना टन प्रोडक्शन कर रहे हो, ठीक है। कोल है, मैं यहाँ पे रॉक लिख दूंगा, पता है ना, देखो मतलब सेम है, बस वही है कि थोड़ा यहाँ पे भी रॉक कर दूंगा, जहां जहां कोल है वहां पर रॉक लिख दूंगा, चीजें सेम है, ठीक है।
फिर कितना डिटोनेटर यूज करके कितने टन का आपने कोल ब्लास्ट किया, ठीक है, कितना टन कोयला निकाला या रॉक निकाला, वो आपका डिटोनेटर फैक्टर कहला जाता है। नेक्स्ट है सपोर्ट। कितना बचा है, एक दो पेज और बचे। सपोर्ट, इसमें कोई भी टिम्बर का काम किया, कोई दीवार खड़ी की, कोई पैक वॉल्स बना दिए, सैंड पैक्स बना दिए, आयरन का काम किया, या कोई भी अदर सपोर्ट किया, रूफ बोल्टिंग, चाहे स्टॉक सपोर्ट, चाहे प्रॉप सपोर्ट, या फिर इस दीवार खड़ी कर दी, डैम बना दिया, ये सब के सब किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, की कैटेगरी में आ जाते हैं। टब में कोई भी आपका गाड़ी हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, कोई भी हच, बैंडी, बकेट, है ना, कोई भी ऐसा व्हीकल जिसका काम क्या है, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, लेकिन इसमें रेलवे के वैगन्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, ये ध्यान रखिएगा। ये यही से क्वेश्चन पूछता है आजकल तरतरा के एकदम, क्या रेलवे वैगन इज अ टब, इज रेलवे वैगन इंक्लूडेड इन अ टब या नॉट, no, मतलब नहीं इंक्लूड है, ठीक है। रिपोर्टेबल इंजरी, ये सभी को पता है, 72 आवर्स से अधिक समय के लिए अगर कोई सीरियस बॉडीली इंजरी हुआ है, मतलब किसी का बॉडी में कोई इंजरी हुआ है, तो उसको रिपोर्टेबल इंजरी कहा जाता है। सीरियस बॉडीली इंजरी इसकी कैटेगरी में नहीं आता है। माइनर इंजरी, 24 घंटे से 72 घंटे के बीच में अगर अपनी ड्यूटी से एब्सेंट है कोई व्यक्ति, सीरियस बॉडीली इंजरी और रिपोर्टेबल इंजरी नहीं है उसका, तो उस केस में उसको माइनर इंजरी। सीरियस बॉडीली इंजरी तो देखिए ये एक परमानेंट लॉस टाइप का है, कि कोई भी बॉडी का पार्ट चला गया, दिखना बंद हो गया, सुनाई देना बंद हो गया, है ना, मतलब परमानेंट इनकेपेबिलिटी बॉडी में आ जाना, है ना, तो वो 72, अब आप बोलोगे वो तो 72 घंटे से ज्यादा समय के लिए सर एब्सेंट रहेगा ही। अरे नहीं भाई, सीरियस बॉडीली इंजरी नहीं है, मतलब कि उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट परमानेंटली लॉस नहीं हुआ, जैसे मान लो फ्रैक्चर हो गया तो वो कुछ दिनों बाद फिट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, दैट्स रिपोर्टेबल इंजरी। लेकिन अब उसका फ्रैक्चर ऐसा हुआ, हड्डी ऐसी टूटी कि वो ऐसे लटकती रहेगी, वो ठीक नहीं हो सकती है, तो वो उसका क्या हो गया, वो हो गया सीरियस बॉडीली इंजरी, ठीक है। जेस्टेशन पीरियड, जब आप माइनिंग स्टार्ट करते हो तब आप पैसा लगा रहे होते हो, फिर कुछ समय बाद आपको रॉक या मिनरल या कोयला जो भी है तो मिलना स्टार्ट होता है, फिर आप मार्केट में बेचना स्टार्ट करते हो। तो माइनिंग स्टार्ट करने से लेके और रॉक और मिनरल प्रोडक्शन स्टार्ट होने तक का समय क्या कहलाता है, आपका जेस्टेशन पीरियड का, इस समय को जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। ये मेटल माइनिंग के केसेस में ज्यादा होता है हमेशा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर कौन होता है, आपके नहीं दिया है इसमें, ठीक है। कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति जो कि मशीन, प्लांट, इक्विपमेंट, अप्लायंसेस, सब्सटेंसेस जो कि माइंस में यूज होने वाले हैं उनका अगर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसे मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। अंडरग्राउंड मैनेजर, जिसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट है, ओनर, एजेंट और मैनेजर उसको राइटिंग में अपॉइंट कर रहे हैं ताकि वो पूरे पूरे अंडरग्राउंड वर्किंग का क्या हो सके, इंचार्ज हो सके, या फिर माइंस के किसी भी एक पोर्शन में जाके वहां डायरेक्शन देगा, मैनेजर ने जो उसको ऑर्डर्स दिए उसके डायरेक्शंस वो देगा वहां पर, ठीक है। एंड वो माइन फोरमैन और माइनिंग मेट के ऊपर होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड एजेंट को भी इस कैटेगरी में अंडरग्राउंड मैनेजर कहा जा सकता है, याद रखिएगा। वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, माइंस का वह हिस्सा, बिलो ग्राउंड माइंस का वह हिस्सा जिसका अपना खुद का इनटेक है और खुद का रिटर्न है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, जिसको मतलब नहीं है मेन एयरवे से, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेंटिलेटिंग डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। उसको नेचुरल तरीके से वेंटिलेट किया जाता है, ठीक है। विंड्स और रेज आपको बता दिया है। वर्किंग प्लेस, जहां पर वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, कानून के हिसाब से काम करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, वर्किंग प्लेस का। अब एक सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन, क्या रेस्ट्रिक्टेड वालों के में यह आता है, कहीं तो मैं मार्क किया था, ये रहा,
रेस्ट्रिक्टेड वालों के में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं फॉर रेस्ट्रिक्टेड। अनरेस्ट्रिक्टेड वालों को तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड वालों को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके कह सकता हूं 1 to 6, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 11 सीधे, ठीक है। उसके बाद आपको 13 14 से लेके 17 तक पढ़ना है। इतना रेस्ट्रिक्टेड वालों को पढ़ना है, बीच में 2-4 चैप्टर ना कहो, बाकी उसके अलावा पूरे पढ़ना रहता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो ये था पहला चैप्टर, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कल के लेक्चर में करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।